हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अब बहुत अच्छा से चल रहा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, और ये जो है सचिवालय सहायक के लिए टेस्ट है, और ये टेस्ट जो है प्लेटफॉर्म कोचिंग के द्वारा चलाया जाता है ऑफलाइन, तो वही टेस्ट है। ठीक है, हम टेस्ट नंबर 15 तक आपको करा दिए थे। ये टेस्ट नंबर आपका कितना है, तो 16 है। बीच में बहुत दिन का गैप हो गया। हम सब कुछ बात आपसे करेंगे बाद में टेस्ट के लास्ट में। ठीक है, पहले हम लोग टेस्ट अच्छे से कर लेते हैं, लगा लेते हैं, क्वेश्चन क्वालिटी देख लेते हैं, सब कुछ बहुत सारे बातें करना है, कैसे हम आपको हेल्प करेंगे प्रिपरेशन में, वो सब कुछ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं, उसके बाद बात करेंगे लास्ट में। देखिए, इस तरीके से पूरा मतलब जो भी क्वेश्चन है उसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब मैंने लिख दिया हूँ। जब मैं एक बार समझा दूंगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर अभी राइटिंग अच्छा से नहीं हो पता चल रहा है तो टेंशन नहीं लेना, हम सब कुछ आपको समझा देंगे। इस फॉर्मेट में सब कुछ लिख दिया। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन से। हालांकि आप कोशिश कीजिएगा कि पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप खुद सेलेक्ट करिएगा, उसके बाद आप आंसर देखिएगा। या तो अगर आप आंसर देखिए लेते तो कोई दिक्कत नहीं। मेन मैटर ये करता है कि आप उस क्वेश्चन का अच्छे से कंसेप्ट समझ करके याद रख लीजिए। जब एग्जाम में आए तो आप 100% उसको बना करके आइए। मतलब मेन मैटर ये होना चाहिए। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। देखिए पहला आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो क्या होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण। देखिए जब पृथ्वी का मतलब छाया जो है जो चंद्रमा पर पड़ेगा, देखिए सूर्य जो होता है, सन जो होता है, ये तो स्टेबल होता है। और जब यहाँ से लाइट निकलता है तो बीच में क्या आ गया, मतलब पृथ्वी आ गया, तभी तो इसका छाया कहाँ पे, चंद्रमा पे पड़ेगा। तो जो बीच में आ गया मतलब पृथ्वी, तो एक मतलब क्या हुआ, चंद्र ग्रहण हुआ। देखिए यहाँ पे दो ही चीज़ होता है। मान लीजिए कि सन तो यहाँ पे फिक्स है, ठीक है, सन तो यहाँ पे फिक्स है, और यहाँ पे मान लीजिए कि पृथ्वी आ गया मतलब अर्थ आ गया, तो मून कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, मतलब एक सीधी लाइन में है। तो ठीक है, तब इसका छाया जब इसके ऊपर पड़ेगा ना, तो ये क्या, जिसके ऊपर छाया पड़ता है वही ग्रहण होता है, मतलब उसी के ऊपर ग्रहण लगाया हो। तो चंद्रमा के ऊपर छाया पड़ रहा है तो चंद्र ग्रहण हो गया। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर बीच में, अब एक बार ये देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका सन हो गया, ठीक है, और ये आपका सन हो गया, और बीच में आ जाता है क्या, तो मून, ठीक है, और यहाँ पे हो जाता अर्थ हो जाता, ठीक है। तब ये मून का छाया किसके, अर्थ के ऊपर पड़ रहा है, तब क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता। बस आपको इतना याद रखना है। अब एक चीज़ और यहाँ से क्या याद रखना है कि जैसे कि चंद्र ग्रहण जो होता है ये आपका पूर्णिमा के दिन होता है, और जो सूर्य ग्रहण होता है ये आपका अमावस्या के दिन होता है। ये बिहार दरोगा में प्रश्न पूछा जा चुका है कि चंद्र ग्रहण अमावस्या को होता है या पूर्णिमा को होता है। चंद्र ग्रहण किस दिन होता है, पूर्णिमा को होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा है कि यानी कि महात्मा गांधी की मूल जो उनका आत्मकथा था वो किस भाषा में लिखा गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, गुजराती भाषा में लिखा गया था। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है कि काराकोरम उच्च मार्ग किन दो देशों के जोड़ता है। ठीक है, तो काराकोरम जो है आपको पता है कि ये K2 का भाग है, ठीक है, और अभी K2 का है, तो जो पाक अधिकृत जो कश्मीर है वहाँ पे है। तो ये किस देशों को जोड़ेगा, तो रूस से तो कोई मतलब ही नहीं है, श्रीलंका से भी कोई मतलब नहीं, हटा दीजिए। आप कहाँ पे कंफ्यूज होइएगा, तो मतलब इंडिया पाकिस्तान में और पाकिस्तान चीन में। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी है कि मतलब पाकिस्तान को ये चीन से जोड़ता है जो है ये काराकोरम जो उच्च मार्ग है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। कह रहा है कि धम्म शब्द से अशोक का निम्नलिखित में से क्या अभिप्राय था। तो देखिए धम्म शब्द में अशोक ये कहना चाहते थे कि लोगों को अपना जीवन जो है धार्मिक तरीके से मतलब बिताना चाहिए, न कि जैसे कि मतलब दूसरे तरीके से। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जीवों के प्रति यानी कि असंहिता। असंहिता का मतलब ये है कि आप धार्मिक तरीके से, मतलब भेड़ी घोष की जगह धम्म घोष को बोल रहे थे पालन करने के लिए। मतलब आप जो अपना जीवन बिता रहे हैं ये मतलब लोगों के प्रति अपना दया भाव को लेकर के बिताइए। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। कह रहा है कि भारत पर पहला जो है तुर्क आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। तो जो सबसे पहला जो आक्रमण तुर्क आक्रमण किया गया था, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सुबुतगीन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, सुबुतगीन के द्वारा किया गया था। और सुबुतगीन के बेटा जो था ये था आपका महमूद गजनबी था, जो कि पहली बार जो है मतलब सुल्तान की उपाधि धारण किया था, महमूद गजनबी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार जो सुल्तान की उपाधि किसने धारण किया था, तो महमूद गजनबी नहीं धारण किया था। जबकि अगर दिल्ली सल्तनत में पूछ ले पहली बार सुल्तान की उपाधि किसने धारण किया था, तब आपका इल्तुतमिश आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका 6 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी के लिए लोकप्रिय था
अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है। तो देखिए यूकलिप्टस जो है ना, इसको पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जहाँ पे भी उगता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में जल को सोख लेता है, वहाँ ज़मीन से नाइट्रोजन ले लेता है, तो दूसरे पौधों को वहाँ पे उगने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए इसको पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है, जो बात हमने यहाँ पे लिख दिया है। ये बबूल जो होता है ये आपका जो होता है मरुस्थल में होता है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा कम पानी की आवश्यकता होता है, इसीलिए ये मरुस्थल में होता है। नीम तो मतलब हर जगह हो जाता है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि इंडियन सुपर लीग की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 2013 में किया गया था, और ये फुटबॉल के मतलब संघ है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, थोड़ा सा ऊपर कर देते ताकि आपको अच्छा से दिख सके। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है, कह रहा है कि कुदेरमुख की खान से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? तो जैसे कि यहाँ से जो लौह अयस्क जो निकलता है ना, वो निर्यात कहाँ से होता है? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मैंगलोर बंदरगाह से इसका निर्यात किया जाता है। और ये कहाँ पे पड़ता है? तो कर्नाटका में पड़ता है। यहाँ से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है दूसरे देशों में। जबकि आपका मारमा गोवा जो है यानी कि ये कहाँ पे? तो गोवा में है। कोचीन कहाँ पे? तो केरल में है। और ये चेन्नई कहाँ है? तो ये आपका तमिलनाडु में, ये सब आपका बंदरगाह है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो ये जो है आपका यानी कि मोनप्पा जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है, क्योंकि ये लोसार उत्सव जो है ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, यानी कि 9 वर्ष का यानी कि पर्व है। किसका? तो बौद्ध धर्म का। ये बौद्ध धर्म का 9 वर्ष का पर्व है, जिसे हम लोसार कहते हैं, ठीक है। और ये मोनप्पा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म के ही जनजाति है। जबकि अगर हम ऑप्शन बी की बात करें, खासी, तो ये मेघालय में है, ठीक है। कोडावा की बात करें तो ये आपका कर्नाटका में पड़ता है। और ये जो है ना, जैसे कि लोसार उत्सव है, तो ये कहाँ कहाँ मनाया जाता है? कि जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म से रिलेटेड लोग रहते हो, जैसे कि आपका तिब्बत में, सिक्किम में, नेपाल में, असम में, इस सब राज्य में मनाया जाता है यानी कि लोसार उत्सव। मुंडा की बात करें तो ये आपका झारखंड के एक जनजाति है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन का जो लेवल है ना, आप चाहे कितना भी प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, चाहे प्लेटफॉर्मों का भी प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा ना, उसके अंदर भी इस मतलब इतना सटीक क्वेश्चन नहीं दिया गया है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन सेट का ना 20-20 रुपया ये चार्ज लेते हैं, ठीक है। इस हिसाब से वो देते हैं, और उनके यहाँ टेस्ट बहुत मतलब लोग आते हैं वहाँ टेस्ट देने के लिए। अगर आप पटना में रह रहे हैं ना, तो पॉसिबल है तो आप ऑफलाइन टेस्ट जरूर दीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा इससे। अगर आप नहीं है पटना में, अगर आपको पॉसिबल है नहीं यहाँ आना, तो आप हमारे माध्यम से भी दे सकते हैं, वही सेम टेस्ट है, ठीक है। इससे आपको जितना भी क्वेश्चन है उस सबको अच्छा से आप बेनिफिट उठाइए। हम टेस्ट के लास्ट में आपसे बात भी करेंगे, हम कुछ स्ट्रेटजी भी बताएंगे, कितना एग्जाम का आपका टाइम बाकी है, उसमें कैसे करें कि आपका रिजल्ट 100% जो है ना कि मतलब हो सके, ठीक है। तो चलिए उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी सबसे पहले हम सेट को ख़त्म कर लेते हैं। देखिए आपका 10 नंबर जो क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि आपको सूची को मिलाना है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। देखिए बौद्ध धर्म की शाखा की बात करें तो महायान और हीनयान, बौद्ध धर्म के 2 शाखा था। तो जो हीनयान थे वो लोग थे जो कि नए परिवर्तन को अपनाना नहीं चाहते थे, लेकिन जो महायान थे वो जो क्या थे कि नए परिवर्तन जो हो रहा था उन चीज़ों को अपनाना चाहते थे, तो वो महायान थे। जबकि अगर हम ताम्रलिपि की बात करें तो ये जो है प्रसिद्ध बंदरगाह है एक, जो कि मतलब गुप्त काल के समय में ये था। अगर हम बात करें सुदर्शन झील का, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाया गया है। और मथुरा की बात करें तो मथुरा में जो सूती कपड़ों के लिए मथुरा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है, तो इसको आपको याद रख लेना। अगला देखिए, अगला जो आपका मतलब इसी पेज में है ना, मतलब ऊपर से आना पड़ेगा, ठीक है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या कह रहा है कि महमूद तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी जो है दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित किया था? तो देखिए दिल्ली से सबसे पहले इनका कार्यकाल आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उटपटांग काम किए हैं जिसके लिए इनको जाना जाता है। इनका कार्यकाल है 1325 से लेकर 1351 तक, और ये अपने कार्यकाल की स्टार्टिंग में ही सबसे ज़्यादा काम किए, जो भी किए वो बाद में ये बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं रह पाए थे। तो इन्होंने दिल्ली से जो दौलताबाद में शिफ्ट किया था वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1327 में किए थे। और इसने करों के भी वृद्धि किया था। इसके बाद इसने सांकेतिक सिक्का चलाए थे, जैसे कि सोना चांदी के सिक्का लेकर के उसके जगह दूसरा चीज़ के सिक्का चलाए थे, और उसका भी वैल्यू उतना ही दे दिए थे। तो ये सब काम इन्होंने किए थे। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे यही थे, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा विफल जो है ना, मतलब इन्हीं का शासनकाल रहा था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 12 का, निम्नलिखित में से किस शासक को दक्षिण भारत में
चोलों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो यहाँ पे आपको 2-3 क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। देखिए अगर पूछ ले चोल मतलब शासन का सबसे जो है मतलब शक्तिशाली राजा कौन था, तब हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम जो है सबसे शक्तिशाली शासक था चोल वंश में, ठीक है। लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो प्रांतक वन हो जाएगा, ठीक है, प्रांतक वन हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रांतक वन जो है वास्तविक शासक है, मतलब वास्तविक संस्थापक है चोल का। लेकिन ऐसे सीधे पूछ ले कि चोल वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो यानी कि 850 ईस्वी में किसके द्वारा, तो विजयालय के द्वारा इसका स्थापना किया गया था चोल वंश का। और वास्तविक कौन है, तो प्रांतक है वास्तविक। और राजेंद्र प्रथम जो है सबसे शक्तिशाली शासक है। और राजेंद्र प्रथम के आप इसका समय भी याद रख लीजिए कि 1014 से लेकर के और 44 ईस्वी तक ये मतलब शासन किए थे। अगला देखिए, अगला जो आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से निम्नलिखित में से कहाँ वर्षा होती है। तो देखिए ग्रीष्मकालीन मानसून में सबसे जो ज़्यादा वर्षा होता है ये पश्चिमी तट पे होता है, सबसे स्टार्टिंग में भी। देखिए भारत में जो मानसून का जो मतलब जो ऑफिशियली टाइम है वो आपका 1 जून से 15 सितंबर तक जो है ये मानसून का टाइम है आपका, ठीक है। और सबसे जो ज़्यादा वर्षा होता है ये आपका जैसे कि दक्षिण और पश्चिम के मानसून से ही सबसे ज़्यादा भारत में वर्षा होता है। जबकि अगर हम पूर्वी तट की बात करें, जैसे कि आपका पूर्वी तट में तमिलनाडु हो जाता है, तो यहाँ पे जो वर्षा होता है आपका नवंबर दिसंबर में होता है और लौटते हुए मानसून से होता है। तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1930, 31, 32 में लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने के आने के पीछे का क्या अभिप्राय था। देखिए जो गोलमेज सम्मेलन हुआ ना, तो इसका अभिप्राय ये था कि जो अंग्रेज था, जो ब्रिटिश था, वो भारतीय जो मतलब जो भारत के लोग थे इनका विचार विमर्श जानना चाह रहे थे कि ये कैसे विचार करते हैं, क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में, अपने देश के बारे में क्या सोच रहे हैं, वो जानना चाहते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कि ब्रिटिश सरकार भारत के भावी राजनीतिक ढांचे के बारे में भारतीय नेताओं से बात करना चाहते थे। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यताएं निर्धारित करता है। तो देखिए इनके सदस्यता के लिए जो विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं इनकी योग्यता का जो निर्धारण करता है वो अनुच्छेद आपका 191 हो जाएगा। इसके द्वारा उनके योग्यता का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। जो विधानमंडल जैसे कि वो दिवालिया न हो, उनका उम्र पूरा रहे, मतलब जो भी क्वालिफिकेशन होता है वो सब। जबकि 102 की बात करें तो ये लाभ के पद को डिफाइन करता है। 102 यानी कि अनुच्छेद आर्टिकल 102 के द्वारा लाभ को पद को डिसाइड किया जाता है और ये संसद के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। लाभ का पद क्या होगा, जैसे कि आपका सरकारी नौकरी हो गया, ये सब लाभ का पद हो जाता है। जबकि 164 की बात करें तो इसमें सीएम की नियुक्ति किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। जबकि 176 की बात करें तो इसमें राज्यपाल का अभिभाषण है। अगला देखिए, अगला जो आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आपको स्पीड स्लो लग रहा है तो आप यूट्यूब से बढ़ा लीजिए, ना तो इस स्पीड में देखिएगा तो आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन अच्छा से समझ में आएगा। देखिए सतलज जो है मतलब इसको उद्गम कहाँ से होता है, तो ये आपका यानी कि राक्षस ताल से होता है, या तो इसके जगह कभी कभी आपको तिब्बत भी लिखा हुआ रहेगा। झेलम की बात करें तो शेषनाग से होता है, और अगर हम कावेरी की बात करें तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, और नर्मदा की बात करें तो ये अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलता है। अगला देखिए, अगला जो है आपका 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बांध राणा प्रताप सागर है, जवाहर सागर एवं गांधी सागर जलाशय का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया। तो ये सब जो है कहाँ पे, चंबल नदी पे किया गया। ऑप्शन एक्चुअली दूसरे पेज में तो मैं यही लिख दिया हूँ, चंबल नदी पे ये सब मतलब जो है बांध है, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान को इससे बेनिफिट होता है। अगर हम बात करें कोसी नदी पे तो यहाँ पे कोसी बांध है। नर्मदा नदी पे यानी कि सरोवर बांध जो है यानी कि सरदार सरोवर बांध जो है ये कहाँ पे, तो नर्मदा नदी पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला अब हम लोग पेज नंबर दूसरे में आए थे, 18 से शुरू होगा। दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सपोर्ट के लिए आप छोटा सा काम कर सकते हैं, एक लाइक और एक दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि मैं कितने मतलब व्यवस्थित करके टाइम थोड़ा निकाला हूँ। एक्चुअली 10 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, इसका कारण ये था कि टाइम नहीं मिल रहा था। हमें भी अभी मतलब प्रिपरेशन है, मेरा भी अभी मेंस का प्रिपरेशन है, ठीक है। तो मतलब उसके लिए टाइम बहुत कम मिल पाता है हमको। लेकिन ये जो एक मेन टेस्ट जो है प्लेटफॉर्म का, ये एक्चुअली कोई करवा भी नहीं रहा है, लेकिन हम स्टार्ट किए हुए थे कराना। तो हम सोचें कि कोई नहीं करा रहा है तो हम ये जो मतलब बहुत बेस्ट क्वेश्चन है ये आप तक किसी भी तरह 1 घंटा टाइम निकाल करके पहुँचा दें। तो सिर्फ हमारे चैनल पर अभी जो चलेगा आपको ये प्लेटफॉर्म का जो टेस्ट है ना, सिर्फ हम यही कराएंगे अभी आपको, क्योंकि बहुत
बहुत कम टाइम मिलता है, हमें खुद ही अभी मतलब पढ़ने के लिए बहुत कम टाइम मिलता है। बहुत अच्छा चला गया है बीपीएससी का एग्ज़ाम, ठीक है। पिछले बार भी अच्छा ही गया था, लेकिन मेंस मतलब किसी कारणवश नहीं हुआ था, ठीक है। तो मतलब इस बार अच्छा से प्रिपरेशन अभी कर ही रहे हैं और है भी, तो मतलब उसको ले करके चल रहे हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो इसीलिए टाइम कम मिलता है, लेकिन ये एक बहुत बढ़िया टेस्ट था, इसीलिए हमें लगा कि चलिए छोटा सा एक टाइम दे करके आपको 1 घंटा का टाइम दे करके, नहीं अगर डेली हो पाएगा तो अल्टरनेट डे में भी, क्योंकि देखिए ये टेस्ट जो है ना आपको 3 दिन होता है, ठीक है। मतलब सप्ताह में 3 दिन होता है, सैटरडे, संडे और बुधवार को होता है। तो ये टेस्ट हम किसी तरह ले आकर के आपको हम ये करवा ही देंगे, ठीक है। हो सकता है कि अगला जो आगे टेस्ट आएगा उसमें ये मिक्स हो जाएगा टेस्ट, जैसे कि अभी साइंस अलग है, जीके जीएस अलग है, तो आगे जो आएगा ना टेस्ट उसमें ये मिक्स रहेगा आपका, जैसे कि वहीं से क्वेश्चन फ्रेम मिक्से हुआ है, क्योंकि आपके एग्जाम में भी रहेगा क्वेश्चन वो मिक्स पैटर्न पे ही रहेगा, इसलिए, ठीक है। तो उसमें भी हम आपको जो जीके जीएस और साइंस है उसको हम छाट करके किसी तरह करवा देंगे। आप मेन फोकस इस चैनल पे आप ये रखिए, ये ना देखिए कि हमको टेस्ट लगाना है यहाँ पे, आप ये देखिए कि क्वेश्चन का आंसर क्या है, उससे रिलेटेड और फैक्ट क्या है, इसको हमको सीख के जाना है, ये हमको याद रखना है। अगर हमको परीक्षा में आएगा तो हम इसको मतलब सही कर देंगे, बस ये आप पर्पस रखिए। अगर आपको सेट लगाना है सेट के तौर पर, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यूडिटेरिया का सेट एक बार जरूर लगा लीजिए। अगर आपके यहाँ अवेलेबल है तो ज्ञान बिंदु का भी लगा सकते हैं ना, तो एडिटोरिया का तो सब तरह अवेलेबल रहता है, आप लगा लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ आप सीखने का पर्पस है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, 1 मिनट आप सुन लीजिए। देखिए जैसे कि यहाँ पे उस इंस्टीट्यूट के अंदर जो भी 5-6 टीचर हैं वो एक एक चीज़ को स्पेशल इस क्वेश्चन को सिलेबस के बेस पे मतलब फ्रेम करके देता है, जो कि आपको बुक वाले सेट में इतना स्पेशल क्वेश्चन नहीं रहता है, ठीक है, जो यहाँ पे आपको मिलता है। तो यहाँ से अगर देखिए एग्जाम में क्या होता है ना कि अगर 5, 7, 10 क्वेश्चन भी आपको एक्स्ट्रा पकड़ा गया ना, वही आपको रिजल्ट कन्वर्ट कर देता है। तो इस सेट से आपको यही है कि आप बाउंड्री पे खड़े हैं, आपको रिजल्ट के अंदर लेकर के जाना है, तो ये सेट है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि क्या कह रहा है, मतलब क्या कह रहा है कि पॉडजोल क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कि कोणधारीय वन प्रदेश में पाई जाने वाली एक मिट्टी होता है। तो देखिए ये क्या है ना कि जहाँ पे मतलब हिमपात होता है, जहाँ पे बहुत सारा बर्फ वर्षा के रूप में होता है ना, तो वहाँ पे इस टाइप की मिट्टी पाया जाता है। जबकि आपका जलोढ़ मिट्टी जो है, जलोढ़ मिट्टी जैसे कि नदी के जो बाढ़ आता है तो उसके किनारे पे जो मिट्टी पाया जाता है उसको हम जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो आपका मतलब 19 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस उर्दू शायर ने लिखा है कि दिल ए नादा मुझे हुआ क्या है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मिर्जा गालिब के द्वारा ये शायर लिखा गया। जबकि मोहम्मद इकबाल के द्वारा सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा लिखा गया। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, क्या कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री परिषद का कार्य नहीं है, ठीक है। तो इसका कार्य क्या नहीं है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा कि लोक मत तैयार करना ये इनका काम नहीं है, ये किसी राजनीतिक दल का काम है। या तो मतलब जैसे कि कोई भी लोग अगर दबाव में आके कोई काम करते, जैसे कि देखते हैं ना कोई बाबा उबा टाइप के लोग अनशन पे बैठ जाते हैं, तो उसमें राजनीतिक दल का भी सपोर्ट रहता है, तो वो सब इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो ये मंत्री परिषद का काम नहीं है। जबकि आपका बी, सी और डी जो है ये मंत्री परिषद का काम है। जैसे कि आपका संसद में सरकार का प्रतिनिधित्व करना मंत्री परिषद का काम है। लोकसभा तथा राज्यसभा के बैठक बुलाना, देखिए ये बैठक बुलाया तो जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन प्रेसिडेंट भी तब बुलाते इस बैठक को जब मंत्री परिषद के द्वारा उनको सभी कामों को करके दिया जाता है, तब। समझ गए बातों को। अगला देखिए, अगला जो आपका ऑप्शन डी में कर रहा है, राष्ट्रपति के कार्यों में सलाह एवं सहायता प्रदान करना। तो बिल्कुल जो मंत्री परिषद होते हैं कैबिनेट मंत्री, वही राष्ट्रपति के सभी काम में सलाह देते हैं, ठीक है, या सहायता करते हैं। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 21 से कह रहा है कि इस्लाम धर्म भारत में लाने का सर्वप्रथम श्रेय किसको मिलता है। तो देखिए ये श्रेय जो मिलता है ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम को मिलता है। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे जो 712 में मतलब सिंध पे, भारत के सिंध पे जो है आक्रमण किया था। तो सबसे पहले मतलब सर्वप्रथम यही जो है मतलब भारत में आया था। तो इस्लाम धर्म भारत में लाने का जो सर्वप्रथम श्रेय किसको मिलता है, तो मोहम्मद बिन कासिम को मिलता है। जबकि अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण जो किया था ये 1519 में किया था, लेकिन 1526 में पानीपत के युद्ध में ये सफल हुआ, तो उसके बाद ये राज करना शुरू कर दिया था। अगर हम गोरी की बात करें तो ये जो है पहली बार भारत में आक्रमण किया था, ये 1175 में किया था। जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें जो मोहम्मद गोरी के ही सेनापति था, तो इसने ही यानी कि जो स्लैब डायनेस्टी है उसका ये मतलब स्थापना भी किया था। तो ये कब, तो 1206 से लेकर के और 1210 तक जो है मतलब इसने क्या किया कि मतलब जो डायनेस्टी था उसके राजा था, ठीक है, जो स्लैब डायनेस्टी था उसका।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 22 नंबर कह रहा है कि विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त के अनुरोध किया, यानी कि अनुरोध किया था कि उसे जो है भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह था, तो वो कौन थे? तो देखिए ये श्रीलंका के राजा थे और इनका नाम क्या था? ऑप्शन ए हो जाएगा महेंद्र वर्मन। और इन्होंने समुद्रगुप्त से मतलब बौद्ध विहार बनाने के लिए जो क्या मांगे थे? 5 गांव मांगे थे और इनको मिला भी था और ये बौद्ध विहार बनाए थे। ये श्रीलंका के राजा थे। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? हाँ, ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, कहा कि अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, वो वायलिन बजाते थे। वायलिन बजाने में वो बहुत ज़्यादा निपुण थे। जबकि बांसुरी के बारे में बात करें तो सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। और सितार के बारे में बात करें तो अमीर खुसरो मतलब सितार के जनक है। अगला 24 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो देखिए जो गाजर है, यानी कि देखिए आप अगर देखिएगा ठीक से, अगर आपको थोड़ा भी याद होगा, गांव में घूमे होइएगा था, जो मटर जो होता है ना ठंडा के मौसम में होता है, मतलब ये तो मटर तो आप तुरंत समझ गए कि रबी फसल है। अब मटर के ठंडे के सीजन में देखिएगा ना, सरस्वती पूजा के टाइम में कि आपका गाजर भी होता है और मूली भी उसी टाइम में होता है। तो मतलब ये सब हो गया आपका रबी। तो भिंडी जो बच गया ना, ये आपका होता है मतलब चैत बैसाख, मतलब बैसाख जेठ के महीना में होता है। तो ये आपका खरीफ फसल हो जाएगा। जो रबी फसल होता है अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और फरवरी मार्च में आपका काटा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यानी कि निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध जो है पंचायतों का निर्वाचन से है? तो देखिए पंचायत के निर्वाचन से जो संबंधित है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा इलेक्शन, यानी कि 243 के में आपका इलेक्शन है। जबकि 243 के आई में क्या है कि राज्य में वित्त आयोग का गठन मतलब किया गया है, ठीक है। मतलब राज्य के लिए जो वित्त आयोग जो होता है ना, उसका गठन है और इसी के मतलब सिफारिश से जो पंचायतों को जो पैसा मिलता है, फंड मिलता है, वो मिलता है। अगर हम 243 डी की बात करें तो ये आपका आरक्षण है इसमें, जैसे कि आपका SC ST हो गया, महिला, सबको जो आरक्षण मिलता है ना, ये आपका 243 डी के माध्यम से मिलता है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 243 जी, जो आप ये बोलते हैं ना कि पंचायतों को 29 विषयों पे कार्य करने का अधिकार है, तो ये आपका इसी में है 243 जी के माध्यम से पंचायतों को ये अधिकार मिलता है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वह देश जो यानी कि लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के रूप में जाना जाता है, तो उसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, डेनमार्क को जाना जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है 27 नंबर का है कि मानचित्र पर सागर की लवणता को दर्शाता है, तो किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि आइसोहेलाइन के द्वारा मतलब लवणता को दर्शाया जाता है। जबकि आपको आइसोगोनिक रेखा जो है किसको दर्शाता है? तो चुंबक जो होता है ना, चुंबक उसको कौन दर्शाता है? तो आइसोगोनिक रेखा जो है मतलब चुंबक को दर्शाता है। जबकि आइसोहेलाइन जो है किसको? तो लवणता को दर्शाता है। और जबकि आपका आइसोक्लाइन जो हो जाए किसको दर्शाएगा? तो ये आपका जो समान झुकाव जो होता है ना, किसी भी चीज़ का जो समान झुकाव होता है उसको दर्शाता है। और आइसोहेल जो है किसको दर्शाता है? तो सूर्य के प्रकाश जो आता है ना, तो उसको ये दर्शाता है आइसोहेल के द्वारा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। देखिए आगे जो आपका क्वेश्चन, दोस्तों बहुत दिन के बाद रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, तुरंत ही मतलब लग रहा है गला बच गया, ठीक है। लेकिन मैं अब पूरी कोशिश करूंगा कि 1 घंटा किसी तरह निकाल लूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आप तक चला जाए किसी तरह, ये बहुत बेस्ट होगा। देखिए यू आर यूनिक जो है डैश डैश के द्वारा लिखा गया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा यू आर यूनिक लिखा गया। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 29 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 और 28 का जो ऑप्शन था थोड़ा इसको भी देख लीजिए, बहुत बेस्ट है। कह रहा है खुशवंत सिंह के द्वारा, बैटरी भी लो हो गया, चलिए देखिए खुशवंत सिंह यानी खुशवंत सिंह के द्वारा 10 टू पाकिस्तान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपका तस्लीमा नसरीन जो इनके द्वारा जो लिखा गया लज्जा पुस्तक लिखा गया। अरविंद अडिगा के द्वारा व्हाइट टाइगर लिखा गया, क्या? व्हाइट टाइगर लिखा गया। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 29 हो जाएगा। देखिए 29 नंबर जो आपका क्वेश्चन कर रहा है कि डायनासोर्स रहे हैं, तो डायनासोर्स कब रहा है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि इससे मेसोजोइक युग में जो डायनासोर रहा था, जो कि इसका मतलब काल है आपका 25 से लेकर के और 6 करोड़ 25 करोड़ ईसा पूर्व से लेकर के और 6 करोड़ ईसा पूर्व तक इसका कार्य रहा है, मतलब कार्यकाल रहा है मेसोजोइक युग का। जबकि अगर पैलियोजोइक युग की बात करिएगा तो ये 54 करोड़ से लेकर के 25 करोड़ ईसा पूर्व
तक रहा है। और सीनोजोइक युग की बात करिएगा तो जो 5 करोड़ से लेकर के अभी जो वर्तमान चल रहा है ये आपका सेनोजोइक युग कहलाता है। और पाइस्टोनिस की अगर बात करें तो ये आपका 6 से लेकर के और 5 करोड़ ईसा पूर्व तक। तो देखिए आपको इसमें से 2 याद रखना है। एक तो डायनासोर वाला याद रखना है कि 25 से लेकर के और यानी कि 6 करोड़ ईसा पूर्व तक ये चला है, और इसको क्या बोलते हैं तो मेसोजोइक युग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेसोजोइक युग। और एक आपको क्या याद रखना है कि सीनोजोइक क्या है कि जो 5 करोड़ ईसा पूर्व से लेकर के और अभी तक जो चल रहा है इसको हम क्या बोलते हैं तो सीनोजोइक युग बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ आप याद रख लीजिएगा अच्छे से। अगला देखिए, अगला जो आपका 30 नंबर क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि यानी कि स्वदेशी आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा। तो किस क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था? तो ये आर्थिक पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि मतलब स्वदेशी आंदोलन जो है 1905 में स्टार्ट हुआ था और ये बंगाल विभाजन के विरोध में स्टार्ट किया गया था। और इसी समय में जैसे कि विदेशी कपड़ों को बहिष्कार किया गया था, तो आर्थिक पे जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। अगला देखिए, अगला आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था स्थित है। तो ये कहाँ पे? तो ये हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला जो है आपका 32 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि चिकित्सा शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ लिखने वाले जो चरक वो किसके शासन काल के समकालीन थे? तो जो चरक जो थे ये कनिष्क के शासनकाल के समकालीन थे। ठीक है, और कनिष्क के दरबार में जैसे कि आपका वसुमित्र, अश्वघोष, नागा अर्जुन ये सब जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे। जबकि हर्षवर्धन के दरबार में कौन? तो बान्य भट्ट रहते थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में धन्वंतरी रहते थे। अगला देखिए, अगला आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचक होते हैं। ठीक है, गैर धन विधेयक की बात करें तो क्या हो गया? मतलब जो साधारण विधेयक हो जाएगा, जो मतलब जो धन विधेयक नहीं है वो क्या है? तो साधारण विधेयक है। तो उसको जो है ना मतलब 3 वाच्य होता है, उसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 3 गो वाच्य कौन होता है? तो कोई भी विधेयक होता है उसको संसद के पटल पे सबसे पहले रखा जाता है। उसके बाद उसका गुण और दोष देखा जाता है कि इसमें क्या गुण है, विधेयक में क्या दोष है, पारित करने लायक है कि नहीं है। उसके बाद होता है क्या? मत का विभाजन होता है। उसके बाद उसका वोटिंग कराया जाता है, मतलब देखा जाता है कितने लोग इसे राजी है, कितने लोग नाराज हैं। चलिए अगला देखिए, अगला आपका 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु प्रसार संधि किस वर्ष लागू हुआ? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 1967 में लागू हुआ, जबकि 1970 से ये काम करना स्टार्ट कर दिया। अगला देखिए, अगला आपका 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर यानी कि जिस क्रम में अपना जो है मतलब व्यापारी केंद्र का स्थापना किया था वो कौन कौन है? तो देखिए इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे पहले सूरत में, उसके बाद मद्रास, कोलकाता, तब बम्बे में। सूरत में आपका 1613 में, उसके बाद मद्रास में 1639 में, और उसके बाद कोलकाता में 1651 में। ये क्वेश्चन रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था, ये सिर्फ कोलकाता वाला। और आपका बम्बे जो है ये आपका 1661 में। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है, करा नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन है? तो देखिए आपका जो तीस्ता नदी है ये आपका सिक्किम से निकलता है, तो नेपाल का ये बिल्कुल नहीं हुआ। सबसे लंबी नदी नेपाल का ये नहीं होगा, तो इसको आपको याद रखना है, तीस्ता सिक्किम से निकलता है। महावेली गंगा की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। ये श्रीलंका के सबसे लंबी नदी है। जबकि आपका करनाली की बात करें तो ये जो है नेपाल की सबसे लंबी नदी है और 1080 किलोमीटर है। ये नेपाल के सबसे लंबी नदी 1080 किलोमीटर इसका लेंथ है। अगला देखिए, अगला आपका 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नांकित में किसका जो है सुमेलन नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इसका सुमेलित नहीं है। जो आपका बर्मिंघम जो है ये आपका व्यापारिक नगर है, ये आपका जलपोत नहीं, ये व्यापारिक नगर है बर्मिंघम। जबकि अगर हम यहाँ पे डेट्रॉइट की बात करें तो ये ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है, यूएसए में है। जोहान्सबर्ग की बात करें तो ये आपका साउथ अफ्रीका में सोना खदान के लिए प्रसिद्ध है। और ये अगर बात करें तो ये आपका इस्पात के लिए है, क्यों कहाँ पे? रसिया में। ठीक है, तो सब आपको याद रखना है एक नज़र। अगला देखिए, और अभी तक अगर आप पीछे का प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं जो इसी टेस्ट का है तो देख लीजिए। जिस दिन एग्जाम दे के आइएगा ना आप बोलिएगा कि सर मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। अगला देखिए, अगला आपका 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का जो मैदान है क्या कहलाता है? तो चौड़ा वृक्ष रहित जो घास के मैदान है वो क्या कहलाता है? तो आपका पंपास कहलाता है, क्योंकि दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में ये पड़ता है पंपास घास के मैदान। तो कभी आपको दक्षिण अमेरिका देगा, कभी आपको डायरेक्ट देश भी दे देता है अर्जेंटीना लिख करके। जबकि आपका यानी कि सेल्वा की बात करें तो ये आपका अमेजन घाटी में पड़ता है, जो जहाँ पे मैक्सिमम वर्षा होता है। पेरी की बात
बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। स्टेपीज की बात करें तो जहाँ यानी कि एशिया और यूरोप मिलता है वहाँ पे ये है, मतलब घास के मैदान, जिसको यूरेशिया भी बोलते हैं, तो वहाँ पे ये स्टेपीज घास के मैदान है। सभी बातों को समझिए, क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन बी हो जाए। अगला 39 नंबर कह रहा है कि हाई यानी कि हाइकिंग, हाइकिंग स्ट्रेप शब्द जो है किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका पाल नौकायान से संबंधित है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप सोच रहे हैं कोनो क्वेश्चन में सर टिक लगा हुआ है, दोस्तों इसको आप निगलेक्ट कर दीजिए, नेगेटिव मत सोचिए। आप ये सोचिए कि ये जो शब्द जो मिला ना हमको यहाँ पे, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम याद रख लेंगे एकदम, और इसको एग्जाम में आएगा ना तो मैं ठोक के आऊँगा। ठीक है, बस ये दिमाग को अब चलाइए बस, क्योंकि अब 40 दिन 45 दिन जो टाइम है ना, हम एक स्ट्रेटजी का भी वीडियो लेकर के आएंगे, वो बोर्ड पे हम आपको बना देंगे, ताकि आप उसको थोड़ा सा दिमाग में जरूर रखिए। ठीक है, देखिए आपका 40 नंबर जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि यानी कि इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक जो है कौन है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, P.A. सैमुअल्सन हो जाएगा। ये आपका इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक है। जबकि यशवंत सिन्हा की बात करें तो इस बार के प्रेसिडेंट के उम्मीदवार रहे हैं, और ये क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जाम में अभी पूछा जा चुका है। ठीक है, कि ये पूछा था ना कि अपोजिशन पार्टी के जो लीडर थे, मतलब जैसे कि कांग्रेस की तरफ से जो खड़ा हुए थे प्रेसिडेंट के लिए, वो कौन थे, तो यशवंत सिन्हा थे। ये अभी बीपीएससी में ही सेट में आया था। ठीक है, देखिए तो ये सब आपको याद रखिएगा। अगला आपका 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च 2022 में किसे जो है यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष चुना गया, तो टी राजा कुमार को चुना गया। ऑप्शन आपका सी है, टी राजा कुमार को चुना गया, और ये कहाँ के, सिंगापुर के। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो हेडक्वार्टर है आपका पेरिस में। अगला देखिए, अगला आपका 42 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने एक सैन्य उपग्रह नूर यानी कि नूर 2 को लॉन्च किया, तो ईरान के द्वारा नूर 2 को लॉन्च किया गया। आपको एक बात यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो रहा, नूरी जो है साउथ कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया, और नूर जो है ईरान के द्वारा। देखिए नूर आप याद रखिए ईरान के द्वारा, और नूरी मतलब साउथ कोरिया। देखिए यहाँ पे अगर कोरिया, ठीक है, कोरिया लिखते हैं, देखिए ये री जो है ना, री आ रहा है ना कोरिया में, तो नूरी में भी री आ रहा है, तो ऐसे कोरिलेट करके इसको याद कर लीजिए दोस्तों। ये दोनों क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है अगर क्वेश्चन टफ बनेगा तो ईरान और साउथ कोरिया दोनों ऑप्शन में दे दिया जाएगा, आप कंफ्यूज नहीं करिएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका जो 43 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि नाटो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो आपको असत्य चुनना है। तो ऑप्शन सी जो है असत्य है, कह रहा है कि इसका मुख्यालय जो है कहाँ, अमेरिका के वाशिंगटन में, तो नहीं, गलत बात है, इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में। जबकि और ऑप्शन हम देख लेते हैं, नाटो का जो पूरा नाम है यानी कि नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला आपका कि नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था, ये भी सही है। नाटो में वर्तमान में आपका 30 सदस्य, तो ये भी सही है। इस बार नाटो से क्वेश्चन फंसने का पूरा चांस है, आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला जो है आपका 44 नंबर क्वेश्चन। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में कौन सा देश जो है पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है, तो अपना देश भारत जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत ने 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल, 7 मेडल जीत करके भारत ने प्रथम स्थान पे, जबकि नॉर्वे दूसरे स्थान पे रहा है। अगला आपका क्वेश्चन है कि रेलवे के किस मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आसनसोल मंडल में जो गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 46 है, कह रहा है कि यानी कि रिस्ट एस्योर्ड नामक आत्मकथा किसी है उसका विमोचन जो है, मतलब किसका है ऐसे होना चाहिए, ठीक है, किसका है उसका विमोचन जो है 12 मार्च 2022 को किया गया, तो क्या है, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, गुंडप्पा विश्वनाथ का है। किसका है, तो गुंडप्पा विश्वनाथ का है ये। ठीक है, इसका एक बार और देख लिए, रिस्ट एस्योर्ड जो आपका नामक आत्मकथा है वो किसका है, तो गुंडप्पा विश्वनाथ का है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो आपका 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला जो आपका विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा, हरियाणा में। अगला 48 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 44वें विश्व शतरंज जो आपका ओलंपियाड जो मतलब 2022 की मेजबानी जो है कौन सा देश करेगा, तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत करेगा। और भारत में भी कहाँ पे होगा, तो ये तमिलनाडु के यानी कि महाबलीपुरम में होगा। मतलब ये हो गया, ठीक है, होगा नहीं, ये हो गया है। और इसके विजेता कौन रहे, तो उज्बेकिस्तान इसका विजेता रहा है। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है कि 44वें जो शतरंज का जो मतलब खेल जो हुआ है ना, मेजबानी हुआ है, ये भारत में हुआ है, भारत के तमिलनाडु के महाबलीपुरम में हुआ है। और इसके विजेता जो कौन देश रहे, तो उज्बेकिस्तान रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला आपका क्वेश्चन नंबर 49 है, कह रहा है कि महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किस देश में किया गया? तो इसका अनावरण जो है मेडागास्कर में किया गया। कहाँ पे? मेडागास्कर में। महात्मा गांधी से संबंधित क्वेश्चन मेडागास्कर, आपको इतना याद रखना कि ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण वहाँ पे किया गया। अगला आपका 50 नंबर कह रहा है कि चर्चा में रही हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल किस देश से संबंधित है? तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा रूस से संबंधित है, और रूस के द्वारा ये मिसाइल जो है यूक्रेन वार में यूज किया गया। अगर अभी कोई मिसाइल से क्वेश्चन आ जाए और अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो रूस के साथ चले जाइएगा, ठीक है। अगला देखिए, मतलब चांसेस है कि सही हो जाएगा, गारंटी नहीं, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो अब जीके जीएस 50 हो गया। अब जो हम लोग करेंगे इसमें, मतलब जो 25 साइंस का है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको हम लोग करेंगे इसी वीडियो में। एक्चुअली वीडियो अलग अलग बनाना चाह रहे थे, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि हम अलग अलग करें, इसीलिए जल्दी से सारा कुछ लिख करके और आपके लिए फैंटास्टिक तरीके से तैयार कर दिए कि इसको पढ़ने के बाद एग्जाम में जाने के बाद 100% बेनिफिट होगा दोस्तों। 100% कितना परसेंट? 100% से ऊपर बेनिफिट आपको होना ही होना है। देखिए आपका 51 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बैगनी प्रकाश के जो मतलब लेमडा जो होता है ना, मतलब जैसे कि उसको रेंज को दिखाते हैं, ये आपका नैनोमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बैगनी प्रकाश के लिए पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपका ROY भी ये होता है आपका जो मतलब दृश्य प्रकाश होता है ये, तो ये आपका रेड होता है। इसका जो लेमडा होता है, तरंगदैर्ध्य जो होता है, ये सबसे ज़्यादा होता है। इसका कितना होता है? तो 620 से लेकर के और 780 तक इसका होता है, मतलब सबसे अपर लिमिट ये हो गया। लेकिन ये बैगनी जो है ना, वायलेट कलर, इसका जो होता है कितना? 380 से लेकर के और 450। तो जो शुरू होता है, जो विजुअल लाइट होता है, इसका शुरू जो वेवलेंथ होता है ये 380 से शुरू होता है, जबकि मतलब लास्ट जो होता है 778 पे होता है। तो इसका जो पूछा है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको दो ही का याद रखना है, एक रेड का याद रखिए और एक किसका मतलब बैगनी का याद रखिए। 90% चांस है कि यही आता है, लेकिन अगर 1-2% चांस हो इधर उधर आएगा तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगा करके इसे बीच में देख लेना है, क्योंकि देखिए इससे ऊपर जाएगा तो थोड़ा थोड़ा बढ़ते यहाँ तक ले जाएगा, तो उसके आपको रेंज देख लेना पड़ेगा। हालांकि आप ये देखिए सबसे ज़्यादा चांस है इसका आने का, उसके बाद इसका, ठीक है। अगला देखिए, अब देखिए 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है और 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻10 मीटर होता है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 52 नंबर, और ये थोड़ा सा जो है ना मतलब डीप में क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ध्वनि की गति जो है मतलब भी, और उसका माध्यम जो है घनत्व जो होता है डेंसिटी, मतलब डेंसिटी को ऐसे रो से लिखते हैं, लेकिन यहाँ टाइपिंग में पी लिख दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इसमें रिश्ता क्या होता है, रिलेशन क्या है? तो देखिए जब भी इसका रिश्ता होता है ना, मतलब v = में √1/ρ यानी कि डेंसिटी होता है। तो जब इसको स्क्वायर करेंगे तब v स्क्वायर हो जाएगा, और ये मान ली कि बराबर ही रखिएगा, या प्रोपोर्शनलिटी के साइन लेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी ले और 1/ इसका रो हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कहाँ पे हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ से और याद रखिए, जैसे कि ध्वनि जो होता है ना, ध्वनि ये तरंग यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग होता है, और ये अनुदैर्ध्य तरंग किस लिए? क्योंकि देखिए इसका जो होता है ना, जैसे कि तरंग का अगर डायरेक्शन ये है तो इसका कण का भी डायरेक्शन यही होगा, तो मतलब कण और तरंग एक ही डायरेक्शन में जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य यानी कि अनुदैर्ध्य बोलते हैं। लेकिन जैसे कि मान लीजिए कि तरंग अगर ये रहता और उसका कण जो होता ऐसे ऐसे होता, तो हम उसको अनुप्रस्थ बोलते हैं। देखिए 1 डिग्री सेल्सियस अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी भी माध्यम का, तो उसमें ध्वनि का जो चाल है 0.61 मीटर पर सेकेंड जो है बढ़ जाता है। ये बात आपको याद रखना। अगला देखिए, अगला जो है आपका 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेल्सियस में 5 जो डिग्री मतलब फ़ारेनहाइट है, ये किसके बराबर होगा? तो इसका फार्मूला याद रखिए, C/5 होता है, F-32/9 और K-273/5 और R/4 होता है। यहाँ पे C डिग्री सेल्सियस में होता है, F आपका फ़ारेनहाइट में होता है, K आपका केल्विन में और R जो होता है ये आपका रेमर होता है। तो हमें इस दोनों में रिलेशन देखना है, तो जब भी यहाँ पे F के जगह आप क्या 5 डाल दीजिए, आपका C का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ऑप्शन आपका डी आ जाएगा। छोटा कैलकुलेशन कर लीजिएगा क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखिए 54 कह रहा है कि चक्रण क्वांटम संख्या स्पिन क्वांटम नंबर की कितने मान संभव होते हैं? तो इसका दो ही मान होता है, एक तो होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव हाफ। ये एक होता है पॉजिटिव में हाफ होता है, एगो नेगेटिव में, एगो क्लॉकवाइज एगो एंटी। जैसे कि आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास थोड़ा भी पढ़े हुएगा तो देखिएगा इसको भरने का जो क्रम होता है, इसको एगो ऊपर की तरफ एगो नीचे की तरफ, तो यही एगो पॉजिटिव एगो नेगेटिव होता है, यही आपका स्पिन क्वांटम नंबर। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो आपका 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को, जैसे कि इसको यहाँ पे इक्वेशन बाइलेंस है, तो इसको क्या, जब इक्वेशन बाइलेंस होता है तो इसका फैक्टर जो होता है ना कि ये दोनों बराबर हो जाता है, यानी कि C में KF होता है जब इक्वेशन बाइलेंस हो जाता है तब। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 56 है, ठीक है।
कह रहा है कि यानी कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है सदैव जो होता है -1 होता है, सदैव -1। तो देखिए -1 होता है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्लोरीन का जो होता है सदैव -1 होता है, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो ये भी पूछा जाता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, तो फ्लोरीन होगा। इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा ऑलवेज -1 होगा। जबकि क्लोरीन जो है ये होता है, इसका मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, मतलब बंधुता जो होता है ना, ये सबसे ज़्यादा क्लोरीन का होता है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछ ले ज़्यादा तो फ्लोरीन का। देखिए कंसेप्ट बताने का बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम नहीं है, न ज़्यादा उतना साधन है, न तो आपको पीरियडिक टेबल से बताते हैं, लेकिन फिर भी आप इतना याद रख लीजिए। जैसे कि आपका एफ जो होता है ना, जो फ्लोरीन होता है ये आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, जबकि आपका क्लोरीन जो होता है ना ये आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। अगला देखिए, अगला आपका 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग जो है, मतलब दोनों जनकों, यहाँ कहने का मतलब क्या, पति पत्नी दोनों का AB है, तो उनके बच्चों का संभावित जो होगा रुधिर वर्ग क्या होगा, तो A होगा, B होगा और AB होगा। ऑप्शन आपका B हो जाएगा, इसमें O संभव नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, अगला 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको मतलब जैसे कि भूख लग गया, लेकिन उस टाइम में अगर आप खाना नहीं खा रहे हैं तो क्या उपयोग होगा, तो आपके शरीर में जो आपके यकृत में जमा है ग्लाइकोजन, वो ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लूकोज में टूटता है और उसके बाद आपके शरीर को एनर्जी मिलता है। जिस दिन मान लीजिए कि आप फास्टिंग किए हुए हैं, तो आप तो फूड नहीं खा रहे, पानी नहीं पी रहे, लेकिन आपके शरीर को तो एनर्जी चाहिए ना, तो एनर्जी वो कहाँ से लेगा, तो जो जमा यकृत के अंदर जो ग्लाइकोजन है, वही ग्लाइकोजन जो ग्लूकोज में टूटता है और आपको शरीर को एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिलता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसकी पोषण विधि जो है हेलोफाइटिक है। तो हेलोफाइटिक जो होता है यूग्लिना का हो जाता है, हेलोफाइटिक होता है। जबकि आपका अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, तो इसका कैसा होता है, तो यानी कि होलोजोइक होता है। यहाँ पे जो भी 3 है इसको याद रख लीजिए। अगर आपसे होलोफाइटिक पूछेगा तो यूग्लिना हो जाएगा, अमीबा या पैरामीशियम पूछेगा तो उसका आपका हेलोजोइक हो जाएगा। अगर हाइड्रा का पूछ ले तब इसका हेट्रोट्रोपिक होता है। कैसा होता है, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है हाइड्रा का। ठीक है, और यूग्लिना का कैसा होता है, तो हेलोफाइटिक, और अमीबा और पैरामीशियम का हेलोजोइक होता है। अगला देखिए, अगला जो आपका 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यानी कि वह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिका में ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यहाँ पे श्वसन, जो भी आप ऑक्सीजन लेते हैं श्वसन वहाँ जाता है और उसके माध्यम से माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है ग्लूकोज जो होता है ना, जो ग्लूकोज टूट करके एटीपी में बदलता है, और एक एटीपी जो 36, यानी कि जब एक ग्लूकोज का अणु टूटता है तो 36 एटीपी एनर्जी देता है। ठीक है, जो कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया में, जबकि आपका 2 एटीपी एनर्जी जो होता है साइटोप्लाज्मा में बनता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला आपका ऑप्शन सी है, कह रहा है राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। जबकि आपका हरित लवक जो होता है ये प्लांट सेल है, और यहीं पे जो है मतलब ये हरित लवक जो कहा, हरित लवक में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके वजह से प्रकाश संश्लेषण संभव होता है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 60 नंबर तक ले हो गया। ठीक है, अब देखिए 61 नंबर जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि स्वच्छ जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में डालना चाहिए। देखिए विद्युत धारा तभी प्रवाहित होगा जब वहाँ पे आयोनिक बॉन्ड बनेगा। तो जब आप उसमें ऑप्शन सी नींबू का रस डालिएगा ना, मतलब जैसे कि जल में जो शुद्ध जल है उसमें, तब उसमें क्या हो जाएगा कि वो एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक होने की वजह से उसमें आयन बनेगा, और आयन बनने के बाद उसमें जो है मतलब इलेक्ट्रॉन जो है मतलब करंट जो है फॉलो होने लगेगा। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बोरेटर किस इंजन में होता है। तो देख कार्बोरेटर जो होता है पेट्रोल इंजन में होता है, जबकि आपका जो डीजल इंजन में क्या होता है तो नोजल होता है। जो डीजल इंजन में क्या होता है नोजल, और पेट्रोल इंजन में क्या होता है तो कार्बोरेटर होता है। अगला देखिए, अगला जो आपका 63 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि सूर्य की किरणों की तीव्रता जो है मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। तो इसके जो तीव्रता मापते हैं उसके उपकरण को ऑप्शन सी बोलते हैं एक्टियोमीटर बोलते हैं। ठीक है, ये रेडिएशन टेम्परेचर को मेजर करता है। किसको, रेडिएशन टेम्परेचर के। ठीक है, जबकि क्रेस्कोग्राफ की बात करें तो ये आपका पौधे में वृद्धि कितना हुआ उसको माप करता है। बैरोमीटर की बात करें तो ये आपका वायुमंडलीय दाब को मापता है। स्ट्रेटोमीटर की बात करें तो ये सितारा का जो चमक होता है, जो आप देखते हैं ना सितारा आकाश में होता है चमक, उसको हम स्ट्रेटोमीटर से मापते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है चारों। अगला देखिए, अगला आपका
जो क्वेश्चन है आपका 64 नंबर कह रहा है कि किसी पीएन संधि का यानी कि रोधक विभव जो है निर्भर करता है। तो किस पे निर्भर करता है? जो पीएन संधि का जो रोधक विभव होता है वो निर्भर करता है अर्धचालक के पदार्थ पे, ठीक है। मतलब अर्धचालक के पदार्थ मतलब जैसे कि आपका जर्मेनियम है कि सिलिकॉन है, मतलब क्या है उस पर निर्भर करता है। उसके बाद अपमिश्रित की मात्रा पे निर्भर करता है और उसके बाद ताप पे भी निर्भर करता है। तो ABC यानी कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका 65 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि परमाणु बम जो होता है कि खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ऑटो होम के द्वारा इसका खोज किया गया था। और देखिए एक चीज़ याद है, परमाणु बम में जो क्या होता है ना कि इसमें न्यूक्लियर का विखंडन होता है। क्या होता है? विखंडन होता है। जबकि आपका हाइड्रोजन बम जो होता है ना इसमें संलयन होता है, मतलब हाइड्रोजन प्लस में हाइड्रोजन इसमें जुटता है, ठीक है। तो यहाँ पे संलयन होता है। हाइड्रोजन बम बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। ये परमाणु बम की तुलना में लगभग 1000 टाइम ज़्यादा जो है ना मतलब शक्तिशाली होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर समझ गया। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा जो है E में mc² फॉर्मूला दिया गया था। अगला देखिए, अगला आपका 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस तत्व के विभिन्न समस्थानिक जो है मतलब आइसोटोप निम्नलिखित में से समान होते हैं। तो देखिए किसी तत्व को जो समान होते हैं आइसोटोप, इसका मतलब क्या है? उसका जो परमाणु द्रव्यमान है ये भिन्न होगा, तो ये तो नहीं होगा, लेकिन उसका परमाणु संख्या समान होगा, सेम उसका एटॉमिक नंबर होगा। जब इलेक्ट्रॉनिक नंबर सेम है तो इसके मतलब कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी सेम ही होगा। तो 2 और 3 जो हो जाएगा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो आपका 67 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि पानी में यानी कि पानी में लटके हुए कोलाइडी कण जो होता है किस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है? तो स्कंदन विधि के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। इतना ज़्यादा छोटा पार्टिकल होता है ना कि उसको आप क्या कर सकते हैं? फिल्ट्रेशन के द्वारा नहीं हटा सकते, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो आपका 68 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एरोसोल एक उदाहरण है, तो किसका? ये धुआं का उदाहरण है, स्मोक जिसको फॉग बोलते हैं। जबकि दूध की बात करें तो ये एक दूध क्या है? तो एक पायास है, इमल्सन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। रुधिर क्या है? तो ये आपका कोलाइड होता है, जो रक्त होता है ना कैसा होता है? कोलाइड होता है। और दूध के लिए देखिए, दूध के लिए पूछेगा ये क्या है, तो पायास इमल्सन रहेगा ऑप्शन में तो ठीक है, अगर नहीं रहेगा तो आप कोलाइड के साथ भी जा सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 69 है, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म करने पर किस गैस में से यानी कि निम्न में से कौन सी गैस जो है मतलब छूटती है या निकलती है जब इसको आप गर्म करते हैं? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को और क्या बोलते हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, और ये खाने वाला सोडा होता है। तो जब हम इसको सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं ना तो इसमें से जो है यानी कि सोडियम कार्बोनेट निकलता है, प्लस में इसमें वाटर और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना ये मुक्त होता है, निकलता है। तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो है आपका मतलब जो यहाँ पे क्वेश्चन बच गया है थोड़ा सा और देख लेते हैं, रुकिए एक सेकंड। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन, 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि हाइबरनेशन के समय जो है मेढक का जो शोषण करता है। तो मेढक कैसे शोषण करता है? तो देखिए ये जो हाइबरनेशन जो होता है ना सर्दी के मौसम, मतलब इसको सर्दी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो मतलब सर्दी के समय में जो मेढक जो शोषण कैसे करता है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, नम त्वचा यानी कि त्वचा से करता है उस टाइम में। मेढक के बारे में आपको ये चीज़ याद रखना है कि जब ये जमीन पे रहता है तब ये अपना जो मतलब शोषण करता है फेफड़ा के द्वारा करता है, ठीक है, फेफड़ा के द्वारा। पानी में रहता है तो ये अपना गलफड़ा यानी कि मुख गुहा से करता है। मिट्टी के अंदर में भी मेढक रहता है तब वहाँ पे भी त्वचा से करता है। और मेढक का जो लार्वा होता है बहुत छोटा सा होता है, लार्वा मतलब लार्वा बोले तो समझ रहे हैं, जैसे कि मेढक के बहुत छोटे बच्चों को देखिएगा ना तो मछली जैसे ही रहता है लगभग। तो उस टाइम में ये अपना जो शोषण करता है गिल से करता है। किससे? गिल से, जैसे मछली करता है वैसे। अगला देखिए, अगला आपका 71 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जॉन हॉप्स के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जॉन हॉप्स के द्वारा। और ये मतलब पेसमेकर का क्या होता है कि हार्ट बीट को कंट्रोल करना यानी कि नियंत्रित करना इसका काम होता है। अगला देखिए, अगला जो आपका 72 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यानी कि प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसका देखिए, इसका मतलब क्या है समझिए। जैसे कि देखिए कोई भी पेड़ पौधा होता है ना तो किधर प्रकाश के तरफ ही झुक जाता है, प्रकाश की तरफ झुक जाता है ना, तो यही है। तो प्रकाश के दिशा में मोड़ने का काम जो करता है ऑक्सीन करता है, ऑप्शन सी हो जाए। जबकि आपका साइटोकाइनिन जो होता है ये कोशिका विभाजन का काम करता है। एथिलीन जो है क्या है आपका, ये सब जो है ना मतलब हार्मोन है। तो एथिलीन क्या है? ये फलों के पकाने का काम करता है। जिब्रेलियम क्या है? तो ये पौधों को लंबा बनाने में सहायक करता है। स्वपोषी थैलोफाइटा वाले क्लोरोफिल
को क्या कहते हैं, क्लोरोफिल को क्या बोलते हैं, तो शैवाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शैवाल। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए थैलोफाइटा में क्या आता है, तो आपका शैवाल और कवक आता है, लेकिन यहाँ पे स्वपोषी की बात करा है। तो शैवाल जो होता है ना, ये स्वपोषी होता है, इसके पास क्लोरोफिल होता है, उसकी वजह से ये खाना बना लेता है। जबकि कवक के पास स्वपोषी नहीं होता है, कवक अपने घर प्रोवाइड करता है शैवाल को रहने के लिए, जबकि शैवाल जो खाना बना करके कवक को भी देता है। तो दोनों के बीच में रिलेशन होता है। जबकि अगर हम ब्रायोफाइट की बात करें तो ये का आपका उभयचर है। ठीक है, मतलब पौधों में जितना भी मतलब जंगल झाड़ होता है उसमें ब्रायोफाइट को जो क्या बोलते हैं, उभयचर बोलते हैं। समझ गए, ब्रायोफाइट को उभयचर बोलते हैं। जबकि अगर हम लाइकेन की बात करें तो शैवाल और कवक के संयोजन से लाइकेन बनता है। अगला देखिए, अगला जो आपका 74 नंबर है, कह रहा है कि परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, वृषण यानी कि टेस्टी में होता है। देखिए टेस्टी में यहाँ से टेस्टी से यहीं से हार्मोन निकलता है, जिसको हम स्पर्म का निर्माण यहीं से होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 75 है। 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डैश डैश पादप का एक यानी कि वर्धी भाग नहीं है। वर्धी भाग की मतलब क्या होता है, वर्धी का मतलब होता है जहाँ से जड़ तना पत्तियाँ विकसित जो है ना मतलब करे। ठीक है, और वर्धी नहीं है, तो वर्धी क्या नहीं है, तो आपका फल जो है ये वर्धी नहीं, यहाँ से मतलब जड़ तना मतलब ये जो है विकसित नहीं करता है। जबकि आपका तना पत्ती जड़ इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन मतलब ये हो जाएगा कि ये हो जाएगा फल हो जाएगा, यानी कि फल पादप का एक वर्धी भाग नहीं है। ठीक है, फल जो है पादप का एक वर्धी भाग नहीं है, जबकि आपका तना पत्ती जड़ जो है एक वर्धी भाग है। समझ गए बातों को। तो दोस्तों ये आपका हम 75 क्वेश्चन जो है करवा दिए, जिसमें आपको बेस्ट क्वेश्चन मिला है। और ये टेस्ट नंबर कितना है, 16। इससे आगे अभी बहुत सारा टेस्ट आ गया है। ठीक है, 5-7 टेस्ट हम खुद ला करके रख लिए हैं आपके लिए, और ये हम आपको सोच रहे हैं ना जितना जल्दी से जल्दी हो सके आपको प्रोवाइड कर दे, क्योंकि ऐसे टेस्ट का क्वालिटी आप किसी भी बुक का सेट लगाइएगा ना, ये चीज़ें आपको नहीं मिलने वाला है। ये सीधे एग्जाम ओरिएंटेड स्पेशलिस्ट क्वेश्चन है, इसीलिए हम आप तक सोच रहे हैं किसी तरह प्रोवाइड कर दे एटलीस्ट ये। ठीक है, ऐसे मतलब टाइम बहुत कम मिलता है, लेकिन इतना हम आपके लिए तो कोशिश कर ही लेंगे। अगर रोज़ नहीं हो पाया तो अल्टरनेट में। लेकिन एक तो आप लोगों से रिक्वेस्ट जरूर है कि थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। मान लीजिए कि अगर बना रहे हैं, इतना टाइम निकाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपको पता चल रहा होगा कि किस तरीके से मैंने सारे फैक्ट को लिखा है, 75 क्वेश्चन को देखा है, सब कुछ को लिखा है, खोजा है, ढूंढा है, तो उसमें टाइम लगता है। हर कई सारा क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता रहता है, तो ढूंढना भी पड़ता है सबको। ठीक है, तो मतलब मेहनत के लिए अगर आप चाहते हैं तो एक दोस्त को पास शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा, और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको क्या ये अच्छा लगा है वीडियो, क्या कंटिन्यू में आपको चाहिए। और आप एकदम मोटिवेट रहिए। अब जो आपके पास टाइम है इतना कम है ना, कि अब सबसे पहले आपको क्या करना है ना, कि मैं एक छोटा सा 10 मिनट का या 7-8 मिनट का वीडियो बना करके आपको दूंगा बोर्ड पे, जिसमें मैं बताऊंगा कि ये 40 से 45 दिन जो बचा ना, इसमें आपको राजनीति क्या क्या रहना चाहिए, कहाँ कहाँ विशेष फोकस करना है, कि आप रिजल्ट में 100% कन्वर्ट मतलब अपने रिजल्ट को 100% कन्वर्ट करें। और ना सिर्फ पीटी, मेंस तक के मतलब पूरा का पूरा अभी से ही फोकस करके चलना है। और देखिए मेंस तक का फोकस रखें, क्योंकि सिलेबस सेम है। अपने को फोकस सिर्फ पीटी में कटअप तक का नहीं रखना है, अपने को फोकस रखना है कि पीटी में फोड़ूंगा, मेंस में फोड़ूंगा और अच्छा मार्क्स लेकर के टॉपर बनूंगा, सिर्फ सिलेक्शन नहीं लेना है। ठीक है, तो ये फोकस रख करके अभी से तैयारी करना है दोस्तों। और मतलब ये जो आपका जो ये सॉल्यूशन वाला जो होता है ना, ये हम आपको शेयर भी कर देंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आप खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए जितना भी आपके पास टाइम बचा है। अगर आपको लगता है बहुत टाइम है तो वो पेज में जो है ना मतलब उसको डेट वाइज लिखिए। ये सब हम आपको बताएंगे, वो 5-7 मिनट के वीडियो देंगे, उसमें कैसे कैसे आपको करके एक साटना भी है आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।